तो आगे बढ़ते हैं। युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य, पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो 1943 से 1945। ठीक है, तो 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के धीमे पड़ने से लेकर 1945 में धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली, जापान की हार तक भारत का राजनीतिक माहौल ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ब्रिटिश शासन के खिलाफ भयानक जन आक्रोश पनप रहा था, जिसे अंग्रेज तमाम कोशिशों के बावजूद भी दबा नहीं पा रही थी। ठीक है, जनता के गुस्से के मुख्य कारण भयानक महंगाई और किल्लत, भारत के अनाज और संसाधनों को जबरन ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों के लिए बाहर भेजा जा रहा था। भारतीयों के लिए उपभोग की वस्तुओं जैसे कपड़ा, तेल, अनाज या आयात जो है, इनका आयात बंद होने से देश में भयंकर महंगाई बढ़ गई थी। ब्रिटेन पर भारत का कर्ज, युद्ध के खर्च, डिफेंस एक्सपेंडिचर में भारत ने जो योगदान दिया उसका भुगतान ब्रिटेन ने नहीं किया। इसके बजाय ब्रिटेन पर भारत का कर्ज, स्टर्लिंग बैलेंसेस लगातार बढ़ता गया, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक हो गई। 1945 तक आम जनता के कष्ट बर्दाश्त की सीमा पार कर चुके थे और तथाकथित सर्वशक्तिमान ब्रिटिश राज भी इस स्थिति को सुधारने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा था। राष्ट्रीय विप्लव विद्रोह के दो मुख्य पहलू। ब्रिटिश शासन के अंतिम 2 वर्षों में, जैसे 1945-47 में, भारतीय राजनीति 2 अलग अलग पटरियों पर चल रही थी। पहला पहलू था कूटनीतिक करवाहट, दूसरा पहलू जमीनी जन विद्रोह। इस दौरान सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग तीनों ही आपस में कूटनीतिक समझौतों, नेगोशिएशन में उलझे रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि सांप्रदायिक हिंसा इस दौरान जो है बढ़ गई, ठीक, कम्युनल वायलेंस, जिसकी अंतिम परिणति देश के विभाजन और आज़ादी के रूप में सामने आई। देश के मजदूरों, किसानों और आम लोगों ने बिना किसी बड़े केंद्रीय नेतृत्व के स्थानीय और उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए। इन आंदोलनों ने राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लिया, जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। जमीनी विद्रोह के मुख्य उदाहरण क्या क्या रहे? आज़ाद हिंद फौज के बंदियों की रिहाई का आंदोलन, शाही नौसेना, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, पंजाब किसान मोर्चा, त्रावणकोर के लोगों का संघर्ष और तेलंगाना आंदोलन। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव क्यों आया? जब जून 1945 में सरकार ने कांग्रेस से प्रतिबंध हटाकर उनके नेताओं यानी उसके नेताओं को रिहा किया, तो अंग्रेजों को लगा था कि जनता का हौसला टूट चुका होगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। भारतीयों का उत्साह दुगुना हो गया। 3 साल के दमन ने जनता में गुस्से की आग वो भर दी थी। अंग्रेजों के झुकने के मुख्य कारण क्या रहे? वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन अब महाशक्ति सुपर पावर नहीं रहा, उसकी जगह अमेरिका, सोवियत संघ, यूएसआर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां बनकर उभरे और दोनों ने भारत की आज़ादी का समर्थन किया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ गई। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की रूढ़िवादी सरकार का जो है वो चुनाव हार गई। क्लीमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बने और पैथिक लॉरेंस नए भारत सचिव बने। लेबर पार्टी भारतीयों की मांगों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखती थी। कमज़ोर ब्रिटिश सेना और अर्थव्यवस्था। युद्ध की वजह से ब्रिटिश सैनिक पूरी तरह थक चुके थे, उनका मनोबल गिर चुका था। ब्रिटेन आर्थिक रूप से कंगाल होने की कगार पे था। एशिया में राष्ट्रवाद की लहर। ये सब क्या है, दृष्टिकोण में क्यों बदलाव आया, उसकी बात चल रही है। ठीक है, और अंग्रेजों के झुकने के जो कारण है, तो एशिया में राष्ट्रवाद की लहर भी एक कारण था। इस समय पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर वियतनाम, इंडोनेशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर चल रही थी। उपनिवेशी शासन का भारी विरोध हो रहा था। 1942 के
दोबारा दोहराए जाने का भी डर था अंग्रेजों को। अंग्रेज अधिकारियों को डर था कि कांग्रेस यदि दोबारा आंदोलन शुरू करती है तो वो 1942 से भी ज़्यादा भयानक होगा, क्योंकि इस बार किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, सबसे खास हथियार चलाने का अनुभव रखने वाले आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भी जनता के साथ मिल सकते हैं। घोषणाएं हुई। परिस्थितियों को देखते हुए अगस्त 1945 में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई। सितंबर 1945 में सरकार ने वादा किया कि युद्ध के बाद भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। कांग्रेस का चुनाव अभियान और आईएनए पर ऐतिहासिक मुकदमा। 1945 से 46 की सर्दियों में चुनाव होने तय हुए। कांग्रेस ने इस चुनाव को केवल वोट पाने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि इसे ब्रिटिश विरोधी भावना को तेज करने का हथियार बना लिया। कांग्रेस का आक्रामक प्रचार। कांग्रेस नेताओं ने मंचों से 1942 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों और क्रूर दमन की खुलकर आलोचना की। 1942 में जान गंवाने वाले शहीदों की देशभक्ति की प्रशंसा की गई और जनता के साहस को सराहा गया। जो दमनकारी नीतियां थी उसको अपनाने वाले अंग्रेज अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि कांग्रेस सरकार आने पर उनके खिलाफ जांच कराकर सजा दी जाएगी। नतीजा यह हुआ कि जनता के मन से अंग्रेजों का डर पूरी तरह खत्म हो गया। लाल किले में आईएनए का मुकदमा चला। रेड फोर्ट ट्रायल होता है नवंबर 1945 में। अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया। उन्होंने जानबूझकर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में ही कटघरे में 3 अलग अलग धर्मों के अधिकारियों को खड़ा किया। प्रेम कुमार सहगल हिंदू धर्म, शाहनवाज खान मुसलमान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो सिख। देशव्यापी एकजुटता। अंग्रेजों का यह दांव उल्टा पड़ गया। पूरे देश में जाति और धर्म की दीवारें टूट गईं। लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लो शाहनवाज का नारा गूंज उठा। बचाव पक्ष के वकील। इनके बचाव में देश के सबसे बड़े वकील मैदान में उतरे, जिसका नेतृत्व भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू ने किया। सालों बाद बैरिस्टर की पोशाक पहनकर जवाहरलाल नेहरू भी अदालत पहुंचे। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली उनके सहायक थे। कांग्रेस का पूरा समर्थन। बम्बई कांग्रेस अधिवेशन 1945 में आईएनए के कैदियों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। और कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज का बचाव और राहत समिति बनाई, जिसने सैनिकों के लिए धन, भोजन और रोजगार की व्यवस्था की। आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन हुए। आईएनए के सैनिकों की रिहाई के लिए देश में जो आंदोलन हुआ वैसा जन सैलाब भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। 1 से 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज समाप्त और 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। अगर इस तरह का आंदोलन उस समय होता, भगत सिंह के टाइम पे तो बच जाते बेचारे। छात्रों की भूमिका क्या रही? छात्र सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। उन्होंने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया, रैलियां निकाली और पुलिस से सीधे भिड़ गए। अभूतपूर्व आर्थिक मदद भी हुए। सैनिकों की मदद के लिए फंड कोष इकट्ठा किया गया। इसमें बम्बई और कलकत्ता के फिल्मी सितारों, नगर पालिकाओं, सिख गुरु द्वारा समितियों, प्रवासी भारतीयों और यहाँ तक कि अमरावती के तांगे वालों तक ने अपनी कमाई से चंदा दिया। सभी राजनीतिक दलों का साथ यहाँ मिला। इतिहास में पहली बार कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, अकाली दल और जस्टिस पार्टी जैसी धूर विरोधी विचारधाराएं इस मुद्दे पर एक साथ आई। अरे भाई, आरएसएस ने भी तो दिया योगदान। कहते हैं आरएसएस का तो कोई योगदान ही नहीं है, और कम से कम साथ तो आई। सरकारी वफादारों का हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है। ब्रिटिश राज के सबसे बड़े स्तंभ सरकारी कर्मचारी, सशस्त्र सेनाएं, आर्म्ड फोर्सेस भी खुलकर आईएनए के समर्थन में आ गए। वे सरकारी वफादार होने के बावजूद आंदोलनकारियों की सभाओं में जाते, भाषण सुनते, गुप्त रूप से चंदा भेजते। अब यह लड़ाई कांग्रेस बनाम ब्रिटिश राज नहीं बल्कि भारत बनाम इंग्लैंड हो चुकी थी। 1945 से 46 में विद्रोह की 3 बड़ी घटनाएं और उनका त्रिस्तरीय पैटर्न। 1945 से 46 के बीच भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ 3 ऐसी हिंसक घटनाएं हुई जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हें हिला दी।
ठीक है। इन तीनों ही घटनाओं का एक जैसा त्रिस्तरीय पैटर्न था। अब पैटर्न देख लेते हैं कैसा था विद्रोह का त्रिस्तरीय पैटर्न। तो पहला पैटर्न था छात्रों या सैनिकों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश को मानने से इनकार करना और अंग्रेजों द्वारा उनका क्रूर दमन करना। दूसरा चरण, दमन की खबर सुनकर पूरे देश पूरे शहर की आम जनता का सड़कों पर उतर आना और हड़ताल कर देना। तीसरा चरण, पूरे देश के अन्य हिस्सों के लोगों और सैनिकों द्वारा उनके प्रति सहानुभूति और एकजुटता दिखाना। तीनों प्रमुख घटनाओं का विवरण करते हैं, देखते हैं। 21 नवंबर 1945 कलकत्ता का पहला विद्रोह होता है। क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज पर चल रहे मुकदमों के विरोध में फॉरवर्ड ब्लॉक और अन्य छात्र संगठनों के छात्रों ने कलकत्ता के डलहौजी स्क्वायर सरकारी सत्ता का केंद्र की ओर जुलूस निकाला। दमन हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर गोलियां चला दी। इसमें 2 छात्रों की मौत हो गई और 52 लोग घायल हुए। इसके बाद पूरा कलकत्ता अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। ठीक, पहला पैटर्न। सेम 11 फरवरी 1946 कलकत्ता का दूसरा विद्रोह होता है। क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। इसके विरोध में मुस्लिम लीग के छात्रों के नेतृत्व में एक साझा जुलूस निकला जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट छात्र भी शामिल हुए। दमन हुआ, पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर लाठी चार्ज किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे पूरा शहर हिंसक विरोध प्रदर्शनों की चपेट में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 18 फरवरी 1946 शाही नौसेना विद्रोह होता है, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट बम्बई में। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य विद्रोह था। शुरुआत होती है बम्बई में ब्रिटिश युद्धपोत HMIS तलवार के 1100 भारतीय नाविकों रेटिंग्स ने हड़ताल कर दी। हड़ताल के कारण क्या थे? अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले भारतीय नाविकों के साथ होने वाला नस्लीय भेदभाव, कम वेतन, खराब व्यवहार, खाने में बेहद घटिया और अखाद्य भोजन जिसको खाया न जा सके दिया जाना, नाविक BC दत्त को जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो क्विट इंडिया लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना, INA के सैनिकों पर मुकदमा चलाना और भारतीय सेना को वियतनाम इंडोनेशिया में इस्तेमाल करना। विद्रोह का फैलाव, नाविकों ने जहाज़ों पर से ब्रिटिश यूनियन जैक हटाकर तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा एक साथ फहरा दिया। वे कांग्रेस के झंडों से सजी गाड़ियों में बैठकर बम्बई में घूमने लगे। शहर और देश की एकजुटता, चरण 2 और चरण 3। बम्बई बंद, नाविकों के समर्थन में बम्बई और कलकत्ता का पूरा कामकाज ठप हो गया। बम्बई के दुकानदारों ने नाविकों को अपनी दुकानों से मुफ्त सामान ले जाने के लिए आमंत्रित किया। हिंसा अब उठी। जब ब्रिटिश सेना ने नाविकों को घेरने की कोशिश की तो आम जनता सड़कों पर उतर गई। छतों से लड़ाई लड़ी गई। थानों, बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। देशव्यापी नौसैनिक हड़ताल हुआ। बम्बई के बाद कराची में HMIS हिंदुस्तान के नाविकों ने हड़ताल कर दी। देखते ही देखते मद्रास, विशाखापत्तनम, कलकत्ता, दिल्ली, कोचीन, जामनगर, अंडमान, यहाँ तक कि बहरीन और अदन में भी नौसैनिकों ने सांकेतिक हड़तालें कर दी। वायुसेना और थल सेना का भी साथ मिला। बम्बई, पूना, कलकत्ता, अम्बाला, रॉयल इंडियन एयरफोर्स वायुसेना के जवानों ने, जबलपुर व कोलाबा में थल सेना के जवानों ने भी इन नाविकों के समर्थन में हड़ताल कर दी। विद्रोह का अंत होता है जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर नरसंहार की तैयारी की। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने नाविकों से आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने का आग्रह किया। उन्होंने नाविकों को आश्वासन दिया कि कोई भी राष्ट्रीय दल उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा और उनके खिलाफ कानूनी मुकदमों में उनकी पूरी मदद की जाएगी। उनके हस्तक्षेप के बाद नाविकों ने यह कहते हुए हथियार डाल दिया कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ब्रिटेन की तीनों घटनाओं की शक्ति
और प्रभाव का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द रिवॉल्ट्स। 1945 से 46 की सर्दियों में हुए 3 विद्रोहों, कलकत्ता के 2 प्रदर्शन और बम्बई का नौसेना विद्रोह ने भारतीय इतिहास पर गहरा असर छोड़ा। ठीक है, विद्रोहों की जो सकारात्मक पॉजिटिव उपलब्धियां रही, ताकत रही, वो क्या रहा? जनता का बेखौफ लड़ाकू तेवर। इन विद्रोहों ने दिखा दिया कि अब भारत की आम जनता के मन में अंग्रेजों का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। सेना का भी निडर होना। जब आम जनता ने देखा कि देश की सशस्त्र सेनाएं, आर्म्ड फोर्सेस भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई, तो जनता का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज़ादी का एहसास होने लगा। भारतीयों ने रॉयल इंडियन नेवी, शाही नौसेना के विद्रोह को ब्रिटिश शासन के अंत के रूप में देखा। उस दिन को एक तरह से स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया गया। अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। इसका तत्कालीन प्रभाव हुआ। इन विद्रोहों के डर से ब्रिटिश सरकार ने आनन फानन में कई बड़ी रियायतें दी। आईएनए मुकदमों पर रोक। 1 दिसंबर 1946 को सरकार ने घोषणा की कि आज़ाद हिंद फौज के केवल उन्हीं सैनिकों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिन पर हत्या या क्रूर अपराध का सीधा आरोप है, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। सजा की माफ़ी। 19 जनवरी 1947 आईएनए के पहले बैच के जिन अधिकारियों को सजा सुनाई गई थी, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। सैनिकों की वापसी। फरवरी 1947 वियतनाम, हिंद और चीन और इंडोनेशिया में तैनात जो भारतीय सैनिक थे, उनको अंग्रेजों ने वापस बुला लिया। संसदीय शिष्टमंडल और कैबिनेट मिशन। भारत की राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिए ब्रिटेन ने एक उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल और जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजने का ऐतिहासिक फैसला किया। इन विद्रोह की सीमाएं, कमियां क्या थी? तो इन विद्रोहों में कुछ बड़ी कमियां भी थी जिसके कारण अंग्रेज इन्हें दबाने में सफल रहे। अब वो कमियां देख लेते हैं। सीमित भागीदारी रही। इसमें केवल समाज का उग्र और लड़ाकू हिस्सा, सबसे ज़्यादा छात्र और मजदूर सक्रिय थे। उन उदारवादियों, लिबरल्स और पारंपरिक समूहों के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी जो अब तक राष्ट्रीय आंदोलनों के मुख्य स्तंभ रहे थे। कम समय के लिए असर। ये विद्रोह, हड़तालें बहुत कम समय, अल्पकालिक के लिए चली। सीमित भौगोलिक फैलाव रहा। यह आंदोलन केवल कुछ बड़े शहरों बम्बई, कलकत्ता, कराची तक ही सीमित रहा, जबकि आईएनए के समर्थन का आंदोलन देश के दूर दराज के गांव तक फैला हुआ था। शहर तक सीमित होने के कारण अंग्रेजों को इसे कुचलने में आसानी हुई। सेना में फूट। थल सेना, आर्मी, नौसेना, नेवी के विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। ठीक है, थल सेना ने नौसेना के विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। बम्बई में तो मराठा बटालियन ने ही विद्रोही नाविकों को घेर कर वापस उनकी बैरकों में खदेड़ दिया। क्रूर दमन जारी रहा। हालांकि ब्रिटिश नौकरशाही का मनोबल टूट चुका था, लेकिन सरकार की दमन करने की नीति अभी भी कायम थी और वे किसी भी विद्रोह को बेरहमी से कुचलने के लिए तैयार बैठे थे। सांप्रदायिक एकता की कड़वी सच्चाई। विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो एकता दिखी वह बहुत सतही, ऊपरी थी, वैचारिक नहीं थी। यह एकता केवल कैप्टन रशीद अली की रिहाई जैसे तत्कालिक मुद्दों पर कुछ समय के लिए बनी थी। दुखद अंत क्या हुआ? जिस कलकत्ता के लोगों ने फरवरी 1946 में 9 सैनिकों के समर्थन में अद्भुत सांप्रदायिक एकता दिखाई थी, वही कलकत्ता मात्र 6 महीने बाद अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे भीषण सांप्रदायिक दंगों की आग में जल उठा। वैचारिक मतभेद। नाविकों ने जहाज़ों पर कांग्रेस, लीग, कम्युनिस्टों के झंडे एक साथ जरूर लगाए थे, लेकिन वे खुद सांप्रदायिकता से प्रभावित थे। नीतिगत मामलों के लिए हिंदू नाविक कांग्रेस के पास जाते थे और मुस्लिम नाविक मुस्लिम लीग की तरफ झुकते थे। इतिहासकारों का मत, कुछ लोग सोचते हैं कि यदि राष्ट्रवादी नेता इस नौसेना विद्रोह की एकता को संभाल लेते तो देश का विभाजन रुक सकता था, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात को सच नहीं मानते। विभाजन की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी। कांग्रेस की रणनीति क्या है, देख लेते हैं। कांग्रेस स्ट्रैटेजी 1945 to 46। 1945 यानी 1945 तक यह पूरी तरह साबित हो चुका था कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस सबसे बड़ी और मुख्य संस्था है। जनता के बीच कांग्रेस और उसके नेताओं का
सम्मान चरम पर था। राष्ट्रवाद की भावना जगाना 1945-46 के विद्रोहों की असली पृष्ठभूमि कांग्रेस ने ही तैयार की थी। कांग्रेस के भाषणों प्रचार ने ही जनता के भीतर देशभक्ति की वह ऊर्जा भरी थी जिसके कारण विद्रोह हुए। अंग्रेजों की गुप्त जांच रिपोर्टों से भी यह साफ हो गया था कि विद्रोहों की असली प्रेरणा कांग्रेस ही थी, न कि मुस्लिम लीग या कम्युनिस्ट पार्टी। विद्रोहों से आधिकारिक दूरी क्यों बनाई? कांग्रेस ने इन हिंसक विद्रोहों का आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर समर्थन नहीं किया। इसके पीछे कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति थी, समझौतावादी रुख, नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी। कांग्रेस का मानना था कि हिंसक विद्रोह का यह तरीका और समय दोनों ही गलत है। भारतीय जनता अभी अंग्रेजों के साथ सीधे हिंसक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने नाविकों और जनता को सलाह दी कि वे हिंसा का रास्ता छोड़े और शांति से कांग्रेस के झंडे तले आएं। कांग्रेस सही समय का इंतजार कर रही थी, जब तक सही वक्त आएगा तब संघर्ष का बिगुल फूंक दिया जाएगा। महात्मा गांधी का दृष्टिकोण क्या है वो भी देख लेते हैं। गांधी जी ने आज़ादी के सैन्य विद्रोह के इस तरीके की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा, एक तो विद्रोह करना ही गलत है और यदि भारत की आज़ादी के लिए किया गया तो यह दुगनी गलती है। अगर लोगों को कोई शिकायत है तो उन्हें राष्ट्रीय नेताओं से सलाह लेनी चाहिए और अपनी बात उचित अहिंसक तरीके से रखनी चाहिए। 1946 के चुनाव के नतीजे आते हैं, द इलेक्शन रिजल्ट्स। 1945-46 की सर्दियों में हुए चुनावों के नतीजों ने भारत की राजनीति तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। देश को स्पष्ट वैचारिक हिस्सों में बट गया। देश दो स्पष्ट वैचारिक हिस्सों में बट गया। कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा, जनरल सीट्स मिले। वोट प्रतिशत अगर देखें तो कांग्रेस को 91% गैर मुस्लिम सामान्य वोट मिले। केंद्रीय असेंबली केंद्र की 102 सीटों में से 57 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया। प्रांतों की स्थिति देखें तो बंगाल, सिंध, पंजाब को छोड़कर बाकी सभी जहां मुस्लिम बहुल है, देख रहे तो छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी। लीग को झटका, कांग्रेस को उत्तर पश्चिम सीमांत जहां मुस्लिम बहुल है, लीग को झटका मिल रहा है वहां पे, ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है जहां फ्रंटियर गांधी, ठीक है। असम में भी बहुमत मिला, जिन पर मुस्लिम लीग पाकिस्तान का हिस्सा होने का दावा ठोक रही थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी थी। फिर भी वहाँ के मुसलमानों ने कांग्रेस को चुना। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन, मुस्लिम रिजर्व सीट्स, वोट प्रतिशत देखें तो 86.6% मुस्लिम वोट मिले, लेकिन अभी भी देखें तो 13.4% जो है वो नहीं मिले। केंद्रीय असेंबली मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी 30 सीटों पर लीग ने जीत दर्ज की। प्रांतों में स्थिति, बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग को बहुमत मिला। नतीजा ये हुआ कि 1937 के पिछले चुनावों के विपरीत इस बार मुस्लिम लीग खुद को मुसलमानों की एकमात्र और सबसे बड़ी पार्टी साबित करने में सफल रही। पंजाब का विशेष मामला, पंजाब में किसी को बहुमत नहीं मिला। वहाँ यूनियनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और अकालियों ने मिलकर खिज़्र हयात खां के नेतृत्व में, मुसलमान है, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी का है खिज़्र हयात खान, इसके नेतृत्व में गठबंधन सरकार जो है बनाई गई। चुनाव का मुख्य निष्कर्ष क्या रहा? इन चुनावों में राष्ट्रवाद और ब्रिटिश विरोध का मुद्दा पीछे छूट गया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, धर्म के आधार पर बांटों का बंटवारा सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरा। इसके दो मुख्य कारण थे, पृथक निर्वाचन पद्धति, सेपरेट इलेक्टोरेट, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग वोटिंग की व्यवस्था, सीमित अधिकार, वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। प्रांतीय चुनाव में देश केवल 10% जनता और केंद्रीय चुनाव में केवल 1% अमीर और शिक्षित जनता को ही वोट देने का अधिकार था। सही से फैसला नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन, द कैबिनेट मिशन 1946, फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सबका नाम लिख लेंगे आप, ठीक है। भारत सचिव मुख्य प्रमुख थे यही, ठीक है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनके नाम पे क्रिप्स मिशन, ये कैबिनेट मिशन है, ठीक है। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष एवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री, ठीक है। इन सदस्यों के नाम आप लिख लेंगे और ये भी लिख लेंगे कि वो क्या क्या थे। अब इनका उद्देश्य क्या था? इस मिशन को विशेष अधिकार दिए गए थे
इसका एकमात्र काम यह था कि भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे किया जाए, इसके उपाय और रास्ते तलाशना था। अंग्रेजों की भारत से विदाई क्यों अनिवार्य तय हो गई थी? इतिहासकारों के अनुसार 1946 तक ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी कि अंग्रेजों के पास भारत छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। इसके 7 मुख्य कारण थे। देखते हैं 7 कौन कौन से मुख्य कारण थे। पहला, राष्ट्रवाद का अभूतपूर्व विस्तार। राष्ट्रवाद अब समाज के उन हिस्सों, गरीबों, मजदूरों, सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच चुका था जो अब तक राजनीति से दूर थे। आज़ादी की मांग अब आंदोलन बन चुकी थी। ब्रिटिश नौकरशाही का भारतीयकरण। दूसरा, पहले विश्व युद्ध से लेकर 1939 तक सिविल सर्विसेज ICS में अंग्रेजों का दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें भारतीयों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। इस भारतीयकरण के कारण अंग्रेज अफसरों की रुचि कम होने लगी और जो भारतीय अफसर थे उनकी वफादारी ब्रिटिश राज के बजाय भारत के साथ थी। आर्थिक कंगाली। तीसरा कारण, लंबा विश्व युद्ध लड़ने के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट चुकी थी। भारत को संभालना अब उनके लिए घाटे का सौदा बन चुका था। देश दिवालियापन की ओर बढ़ रहा था। चौथा, अंग्रेजों की दमन नीति की सीमा। ठीक है, तो अंग्रेजों के सामने एक अजीब विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन था। जब वे भारत के अहिंसक आंदोलनों को दबाने के लिए लाठी गोली चलाते थे तो दुनिया के सामने उनका क्रूर फांसीवाद चेहरा उजागर हो जाता था। जब वे बदनामी से बचने के लिए दमन नहीं करते थे तो भारतीय आंदोलन का हौसला बढ़ जाता था। ब्रिटिश नौकरशाही निराश हो जाती थी कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही। ठीक है, अब है चुनावों के बाद प्रांतों में दोबारा कांग्रेस सरकारें बनी तो ब्रिटिश हुकूमत के वफादार भारतीय अफसर पूरी तरह असमंजस, कन्फ्यूजन में पड़ गए कि वे किसकी बात माने, ब्रिटिश गवर्नर की या भारतीय मुख्यमंत्री की। सेना पर से भरोसा उठना, ये भी एक कारण। आईने के प्रति उपजी जो देशव्यापी सहानुभूति और शाही नौसेना के विद्रोह हुए ने अंग्रेजों को यह साफ समझा दिया कि अब वे उस भारतीय नौसेना के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते हैं जिसके बल पर उन्होंने 200 साल राज किया। अंग्रेजों को डर था कि अगर कांग्रेस ने अब कोई नया आंदोलन शुरू किया तो प्रांतीय कांग्रेस सरकारें भारतीय नौसैनिक भी खुलकर उस आंदोलन में मदद करेंगे। अधिकारियों की कमी। तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीयों को पूरी तरह दबाने का केवल एक ही तरीका था, पूरे देश में मार्शल लॉ लगाकर क्रूर सैन्य शासन लागू करना। लेकिन इसके लिए ब्रिटेन के पास अब न तो काबिल अंग्रेज अधिकारी बचे थे और न ही थके हुए ब्रिटिश सैनिक। सम्मानजनक विदाई की चाहत। 7वां कारण, ब्रिटिश सरकार और उनके नीति नियंता अब अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस जन आंदोलन के दानव को अब दबाया नहीं जा सकता। भविष्य में भारत के साथ अच्छे व्यापारिक और राजनीतिक संबंध बनाए रखने का एकमात्र तरीका यही था कि भारतीयों से समझौता कर लिया जाए और इज्जत के साथ शांतिपूर्ण सत्ता सौंपकर यहां से विदा हुआ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या, बिफोर द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के आने से ठीक पहले भारत की मुख्य पार्टियों और ब्रिटिश सरकार की सोच इस प्रकार थी। कांग्रेस की मांग क्या थी? कांग्रेस ने साफ कहा था कि अंग्रेज सत्ता का ट्रांसफर ऑफ पावर किसी एक एकीकृत केंद्र, यूनाइटेड सेंटर यानी अखंड भारत की सरकार को ही करे। हालांकि कांग्रेस मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह अधिकार देने को तैयार थी कि वे अपनी मर्जी से केंद्र में शामिल हो या ना हो, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद ही तय होनी थी। ब्रिटेन की मंशा क्या थी? अंग्रेज भी एक संयुक्त और दोस्ती वाले भारत को सत्ता सौंपना चाहता था। वह भारत को राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की एक सक्रिय हिस्सा बनाना चाहता था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर भारत का विभाजन हुआ तो कॉमनवेल्थ की ताकत कम होगी। ब्रिटिश नीति में बदलाव। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज़ की मांगें विचारणीय हैं, परंतु उन्हें बहुसंख्यकों मेजॉरिटी के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। यह बयान ऐतिहासिक था क्योंकि इससे पहले वायसराय बेवेल हमेशा जिन्ना को खुश करने अपीज़ की नीति अपनाते थे, जिसे अब बदल दिया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है मार्च 1946 में। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन के सदस्यों ने भारतीय नेताओं से मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर कई दौर की बातचीत की। भारत में एक अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बनाना, भारत को आज़ादी देने और संविधान निर्माण के लिए जरूरी नियम और तरीके तय करना। जब अखंड भारत या विभाजन के मुद्दे पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई समझौता नहीं हो सका तो कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपनी खुद की योजना कैबिनेट मिशन प्लान पेश की। कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। कैबिनेट मिशन ने देश की एकता बनाए रखने और मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के बीच का एक रास्ता निकाला। उन्होंने पूर्ण पाकिस्तान की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया। मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह ठुकरा दिया। इसके पीछे उन्होंने 5 बड़े कारण दिए। अगर अलग पाकिस्तान बना तो उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से 38% और उत्तर पूर्व हिस्से 48% आबादी गैर मुस्लिम होगी, जिससे नई समस्या खड़ी होगी। अगर अलग पाकिस्तान बना तो पंजाब के जलंधर और अंबाला डिवीज़न में हिंदू सिख ज़्यादा थे और पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे। वे भी विभाजन की मांग करने लगेंगे। सिखों ने तो पहले ही कह दिया था कि देश बटा तो वे अपना अलग राज्य मांगेंगे। पंजाब और बंगाल को बांटने से क्षेत्रीय संधियां और समझौते खतरे में पड़ जाते। भौगोलिक रूप से पाकिस्तान पूर्वी ईस्टर्न जो है और पश्चिमी वेस्टर्न भागों के बीच हजारों मील की दूरी थी। यानी एक देखिए तो यहाँ था, एक यहाँ था और बीच में अपना जो है भारत है। समझ गए? तो कैसे होगा, ये भी बात था, जिससे कम्युनिकेशन यानी संचार जो है उसकी बड़ी समस्या होती। सबसे खतरनाक सेना आर्म्ड फोर्सेस का बंटवारा देश की सुरक्षा के लिए विनाशकारी हो सकता था। तो ये बातें जो है खारिज करते हुए कैबिनेट मिशन ने कही। ठीक, प्रांतों का 3 समूहों में विभाजन, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस। मिशन ने भारत के प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटने का सुझाव दिया। समूह 1 जो है यानी ग्रुप ए, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये सब हिंदू बहुल प्रांत थे। ग्रुप बी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध मुस्लिम बहुल प्रांत थे। बंगाल और असम मुस्लिम बहुल प्रांत थे। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू करने की बात कही। 3 टियर स्ट्रक्चर। सरकार को 3 स्तरों पर बांटने का प्रस्ताव था, केंद्रीय स्तर, समूह स्तर और प्रांतीय स्तर। ठीक है। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होना था। चुनाव के लिए केवल 3 वर्ग माने गए, मुस्लिम, सिख और सामान्य, जो हिंदू और अन्य, ठीक है, हिंदू के अलावा और जो लोग थे। कुल सदस्य 389, 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से और 93 जो है देसी रियासतों राजाओं के प्रतिनिधि। काम करने का तरीका, पहले समूह यानी ग्रुप ए जो है, ग्रुप बी और ग यानी ग्रुप सी के सदस्य अलग अलग बैठकर अपने प्रांतों और समूहों का संविधान बनाएंगे। उसके बाद सभी जो 389 सदस्य एक साथ बैठकर पूरे देश संघ का संविधान बनाएंगे। इस तरह का चीज था। भारतीय परिसंघ, इंडियन फेडरेशन और देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, जिसके पास केवल रक्षा, संचार, देश विदेशी मामले होंगे। बाकी सारी शक्तियां प्रांतों के पास होगी। राजाओं की रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, सीधे संविधान सभा से
मोल तोल करके भारत में अपना स्थान तय करेगी। समूह व्यवस्था पर अलग अलग व्याख्याएं और आपत्तियां। कैबिनेट मिशन की समूह व्यवस्था जो थी, ग्रुपिंग को लेकर कांग्रेस और लीग दोनों ने अपने अपने मतलब निकाले। कांग्रेस की सोच थी कि कांग्रेस खुश थी कि इसमें पाकिस्तान की मांग खारिज हो गई है, मुस्लिम लीग का वीटो पावर खत्म हो गया है। कांग्रेस का मानना था कि समूहों में शामिल होना प्रांतों के लिए ऐच्छिक ऑप्शनल अनिवार्य नहीं। ठीक। मुस्लिम लीग की सोच क्या थी? लीग का मानना था प्रांतों का यह समूहीकरण, ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी है। उन्हें इसमें भविष्य के पाकिस्तान की नींव दिखाई दे रही थी। ठीक है। अब इसमें मुख्य आपत्तियां क्या थी वो भी देख लेते हैं। कांग्रेस की आपत्ति थी कि पहले आम चुनाव होने से पहले प्रांतों को जबरन किसी समूह में रखना प्रांतीय स्वायत्तता के खिलाफ है। प्रांतों को छूट होनी चाहिए कि वह किस ग्रुप में जाना चाहते हैं। साथ ही देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को राजा द्वारा मनोनीत करने के बजाय जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। मुस्लिम लीग की आपत्ति क्या थी? लीग चाहती थी ग्रुप जो बी है और सी है उसका समूहीकरण अनिवार्य हो ताकि बाद में वे अलग होकर पाकिस्तान बन सके, क्योंकि दोनों जो ग्रुप है वो मुस्लिम बहुल है। ठीक है, समझ गए? इसलिए नेहरू का बयान और मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई। जुलाई से अगस्त 1946 मंजूरी थी कि शुरुआत में 6 जून को मुस्लिम लीग ने 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर लिया। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव भी हो गए। 10 जुलाई 1946 को नेहरू का बयान आता है। जवाहरलाल नेहरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि हम संविधान सभा में जाने के अलावा किसी और बात से बंधे नहीं हैं। संविधान सभा पूरी तरह संप्रभु सॉवरेन है और इस बात की पूरी संभावना है कि कोई सामूहिकरण, ग्रुपिंग ना हो, क्योंकि असम और सीमा प्रांत जो है, सीमांत प्रांत समूहों में शामिल होने से इनकार कर देंगे। तो 29 जुलाई 1946 को लीग का पलटवार आता है। नेहरू के इस बयान से भड़क कर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया कि अब नहीं दोगे तो अब देखो। बताइए, इस तरह की चीजें हुई। अब होता है सांप्रदायिक दंगा, कम्युनल वायलेंस। 16 अगस्त 1946 से पूरे देश में भयानक दंगे भड़क उठे। अकेले कलकत्ता में 5000 लोग मारे गए। इसके बाद नोआखली बंगाल, बिहार, सिलहट, त्रिपुरा और गढ़मुक्तेश्वर यूपी में खून खराबा खूब हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। दंगों की स्थिति को देखकर वायसराय लॉर्ड वेवल ने मुस्लिम लीग की परवाह किए बिना 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन कर दिया। शुरुआत में लीग इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में सरकार के कामों में अड़ंगा लगाने और कांग्रेस की ताकत को कम करने के लिए वेवल के कहने पर मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्री और उनके विभाग। मंत्री का नाम, विभाग, मंत्रालय, पार्टी। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले देखने वाले और कॉमनवेल्थ संबंध, ठीक है, कांग्रेस से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण, ये भी कांग्रेस के। बलदेव सिंह रक्षा, कांग्रेस के सिख प्रतिनिधि भी थे। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री, भारतीय ईसाई के प्रतिनिधि। सी राजगोपालाचारी शिक्षा, कांग्रेस के थे, शिक्षा मंत्री। सी एच भावा निर्माण और खनन एवं ऊर्जा, पारसी प्रतिनिधि थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य, कांग्रेस के ही थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, कांग्रेस के थे, दलित प्रतिनिधि कर रहे थे। आसफ अली रेलवे
के मंत्री थे और कांग्रेस के ही थे, तो ये सब कांग्रेस के थे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मुस्लिम लीग। लियाकत अली खान वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, मुस्लिम लीग से। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स, मुस्लिम लीग से। अब्दुल रब निस्तर संचार, कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, संचार मिनिस्टर, मुस्लिम लीग से। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मिनिस्टर, मुस्लिम लीग से। जोगेंद्र नाथ मंडल कानून, लॉ, मुस्लिम लीग, अनुसूचित जाति। ठीक, अब बढ़ते हैं मुस्लिम लीग की अरंगेबाजी और गतिरोध। तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के भीतर तो आ गई थी, लेकिन उसका मकसद देश चलाना नहीं बल्कि काम को रोकना था, ऑब्स्ट्रक्शन था। वित्त मंत्रालय का दुरुपयोग। लीग के नेता लियाकत अली खान ने वित्त मंत्री बने, उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के हर प्रोजेक्ट के बजट को रोकना शुरू कर दिया, जिससे सरकार चलाना दूभर हो गया। संविधान सभा का बहिष्कार हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। नोटिस, पहली बैठक में जेबी कृपलानी जो है उनके अनुरोध पर सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के कुल 12 स्तरीय बैठकें हुई, जिसमें 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक चलती है। नेहरू का उद्देश्य और प्रस्ताव। लीग की गैर मौजूदगी में नेहरू जी जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया, जिसमें भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने और अल्पसंख्यकों को पूर्ण अधिकार देने का संकल्प था। अंतिम गतिरोध 1947 में आता है। फरवरी में मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की रट लगा रही थी और सरकार के काम ठप कर रही थी। तंग आकर फरवरी 1947 में कांग्रेस के 9 मंत्रियों ने वायसराय को पत्र लिखा और मांग की, या तो मुस्लिम लीग के मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाए या फिर कांग्रेस के सभी मंत्री सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। इस गतिरोध और गृह युद्ध जैसी स्थिति को देखकर अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत को एक रखना असंभव है। वायसराय लॉर्ड वेबल का कबूलनामा, अक्टूबर 1946। भारत में हमारी उपस्थिति का समय अब सीमित है। घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। हमारी प्रतिष्ठा पुरानी बातों पर टिकी है जो अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और इसके 3 जो चरण थे, अंडरस्टैंडिंग कम्युनलिज्म, उसकी बात करेंगे। तो मौलिक रूप से सांप्रदायिकता कोई धर्म नहीं है बल्कि एक राजनीतिक विचारधारा, आइडियोलॉजी है। भारत के इतिहास में इस विचारधारा के 3 मुख्य चरण थे, स्टेज देखे गए हैं। तो पहला जो है सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, कम्युनल नेशनलिज्म। इस शुरुआती सोच के अनुसार एक ही धर्म को मानने वाले सभी लोगों के सांसारिक, आर्थिक और राजनीतिक हित बिल्कुल एक समान होते हैं। भले उनका धर्म से सीधा लेना देना न हो, फिर भी वो मानते हैं कि समाज की हर घटना उनके पूरे धार्मिक समूह को एक समान रूप से प्रभावित करती है। दूसरा उदारवादी सांप्रदायिकता, लिबरल कम्युनलिज्म। इस दूसरी सोच के अनुसार एक बहुसांस्कृतिक या बहुधार्मिक समाज में अलग अलग धर्मों के अनुयायियों के सांसारिक, आर्थिक और राजनीतिक हित जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तीसरा चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता, एक्सट्रीम फैसिस्ट कम्युनलिज्म। यह सबसे खतरनाक चरण है। इस सोच के अनुसार अलग अलग धर्मों के लोगों के हित न केवल अलग अलग है बल्कि एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। इस व्यवस्था में माना जाता है कि 2 अलग अलग धार्मिक समुदाय एक साथ शांति से नहीं रह सकते क्योंकि एक का फायदा दूसरे का नुकसान होगा। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं, वैश्विक उदाहरण। तो सांप्रदायिकता जैसी विभाजनकारी सोच सिर्फ भारत में नहीं पनपी, दुनिया के अन्य समाजों में भी ऐसी ही परिस्थितियां थी, जिससे नस्लवाद या रेसिज्म, नाजीवाद, फांसीवाद, फैसिज्म, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष या लेबनान में ईसाई मुस्लिम गृह युद्ध जैसी घटनाओं ने जन्म लिया। भारत में सांप्रदायिकता के उदय की पृष्ठभूमि। भारत में सांप्रदायिक चेतना का जन्म अचानक नहीं हुआ बल्कि यह औपनिवेशिक नीतियों, कॉलोनियल पॉलिसीज और आधुनिक काल में आए बदलावों का नतीजा था। मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं। आधुनिक काल में एक नया बुर्जुआ या मध्यम वर्ग उभर रहा था जो ब्रिटिश राज के आर्थिक ढांचे में अपनी जगह तलाश रहा था। इस वर्ग ने अपनी आर्थिक असुरक्षा और नौकरियों की होड़ को धार्मिक पहचान से जोड़ लिया। नई राजनीतिक चेतना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, लेट 19th सेंचुरी
में जब राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों को एकजुट करने के लिए पुरानी और पारंपरिक धार्मिक पहचानों का सहारा लिया, जिसका संकीर्ण और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और शिक्षा का फायदा उठाया गया। हालांकि धार्मिक होना सांप्रदायिकता का मूल कारण नहीं था, लेकिन भारत में व्यापक अशिक्षा और दुनिया की समझ की कमी के कारण स्वार्थी तत्वों ने धार्मिकता को सांप्रदायिकता फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम यानी व्हीकल बना लिया। सांप्रदायिकता के विकास के 6 मुख्य कारण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने मिलकर भूमिका निभाई। पहला सामाजिक आर्थिक कारण रहा, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। भारत के आधुनिक विकास के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों में एक व्यावसायिक और मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ। सरकारी नौकरियों, व्यापार, उद्योगों के अवसर सीमित थे, इसीलिए दोनों वर्गों के बीच भयंकर प्रतियोगिता कंपटीशन शुरू हो गई। मुस्लिम मध्य वर्ग ने हिंदुओं के मुकाबले खुद को पिछड़ता देखा। अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए निम्न मध्यम वर्गीय मुसलमानों को धार्मिक आधार पर लामबंद यानी ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। देश का आर्थिक पिछड़ापन, भयानक बेरोजगारी ही वह उपजाऊ जमीन थी जिसका फायदा अंग्रेजों और सांप्रदायिक नेताओं ने अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए उठाया। दूसरा कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसके तहत क्या हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद दमन। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को शंका की निगाह से देखा, क्योंकि वे 1857 की क्रांति और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र थे। अंग्रेजों ने मुसलमानों का दमन किया। अंग्रेजी शिक्षा के आने से अरबी फारसी पीछे छूट गई, जिससे मुस्लिम समाज में आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा और वे सरकारी नौकरियों से दूर होते गए। 1870 के बाद नीति में यू टर्न। जब 1870 के बाद आधुनिक शिक्षित हिंदुओं में भारतीय राष्ट्रवाद उभरने लगा तो अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने हिंदुओं को दबाने के लिए अपनी नीति बदली और मुसलमानों को आरक्षण, संरक्षण, विशेष समर्थन देना शुरू कर दिया ताकि उन्हें राष्ट्रवाद के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। भाई अनपढ़ लोगों को सारे यूज़ करते हैं, जितने भी अनपढ़ रहेंगे यूज़ होते रहेंगे। आज भी हमारे देश में वही हो रहा है। सर सैयद अहमद खान का रुख। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान जैसे बड़े मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ उकसाया। शुरुआत में सर सैयद का दृष्टिकोण बहुत ही सुधारवादी और प्रगतिशील था, लेकिन बाद में ब्रिटिश शासन के समर्थक बन गए। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस का विरोध करने और राजनीति से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने प्रचार किया कि हिंदू बहुमत में है, इसलिए अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदुओं का मुसलमानों पर दबदबा कायम हो जाएगा। तीसरा कारण इतिहास का गलत लेखन, कम्युनल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने जानबूझकर, बाद में कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक चश्मे से देखा। उन्होंने इतिहास को हिंदू काल, प्राचीन काल और मुस्लिम काल, मध्यकालीन काल के रूप में बांट दिया। मध्यकाल के राजाओं के बीच होने वाले राजनीतिक और क्षेत्रीय संघर्षों जैसे साम्राज्य विस्तार की लड़ाइयाँ को हिंदू बनाम मुस्लिम के धार्मिक युद्ध के रूप में पेश किया। अभी भी करते हैं, जिससे आम जनता के मन में नफरत के बीज बोए गए। अभी भी होता है। लड़ाई हुआ हल्दी घाटी का, महाराणा प्रताप अकबर के बीच, लेकिन उसको बना दिया हिंदू मुसलमान के बीच। शिवाजी औरंगजेब के बीच, हिंदू मुसलमान के बीच। देख रहे हैं ना। खैर अभी भी होता है। चौथा कारण था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का साइड इफेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स मूवमेंट्स। 19वीं सदी में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में कई सुधार आंदोलन हुए, लेकिन उनकी एक बड़ी सीमा थी। अब क्या सीमा थी? तो इन आंदोलनों ने खुद को केवल अपने धार्मिक समुदायों तक सीमित रखा। इन नंबर से आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। मुसलमानों के बहावी आंदोलन और हिंदुओं के शुद्धि आंदोलन जैसे प्रयासों के कारण धर्म का उग्र और कट्टर रूप सामने आया। एक समुदाय के धार्मिक उभार को अक्सर दूसरे समुदाय के लोग अपमान या डर के रूप में देखने लगे, जिससे आपसी खाई जो है वो गहरी हो गई। पांचवा कारण क्या था? उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव, साइड इफेक्ट्स ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी ने साफ किया था कि कांग्रेस के मंच से सामाजिक धार्मिक मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे ताकि अल्पसंख्यकों में कोई डर न हो। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में जब उग्र राष्ट्रवाद एक्सट्रीमिस्ट फेज का उदय हुआ तो जनता को जोड़ने के लिए हिंदू धार्मिक प्रतीकों का सहारा लिया गया।
कैसे? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, गो हत्या विरोधी अभियान शुरू किया गया। अरविंद घोष द्वारा राष्ट्र को भारत माता देवी के रूप में पूजने की अवधारणा। क्रांतिकारियों द्वारा गंगा स्नान के बाद आंदोलन शुरू करना और देवी काली या भवानी के सामने राष्ट्र रक्षा की कस्में खाना, ये तमाम रस्में हिंदू लोक संस्कृति का हिस्सा थी, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय इस आंदोलन से खुद पूरी तरह जुड़ नहीं पाया और उनके मन में शंकाएं पैदा हुई। इसके अलावा शिवाजी और महाराणा प्रताप के संघर्षों, अभी जैसे मैंने बोला, जो क्रमशः औरंगजेब अकबर के खिलाफ थे, को धार्मिक गौरव के रूप में पेश करना भी एक रणनीतिक भूल साबित हुई। आज भी है। अब छठा कारण है बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स ऑफ हिंदू कम्युनलिज्म। मुस्लिम सांप्रदायिकता के जवाब में बहुसंख्यक समुदाय की तरफ से भी उग्र संगठनों का जन्म हुआ, जैसे हिंदू महासभा 1915, राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1925। इन संगठनों ने खुलकर हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू हितों की वकालत की, जिसकी तीखी प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक मुसलमानों पर हुई और सांप्रदायिकता को और बढ़ावा मिला। द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी का कालक्रम और विकास सांप्रदायिकता जैसे धीरे धीरे बढ़ते हुए देश के विभाजन के मोड़ पर आ गई। इसे हम इस टाइमलाइन से समझ सकते हैं। क्या है टाइमलाइन, देखते हैं। 1887 से स्टार्ट होता है। वायसराय लॉर्ड डफरिन और गवर्नर कोलविन ने कांग्रेस पर हमला बोला। 2 साल ही हुए थे कांग्रेस को आए हुए। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को मिलाकर एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा खड़ा करने का प्रयास किया। हालांकि बदरुद्दीन तैयबजी, रहमतुल्लाह, एम सयानी और RS सयानी जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े थे। 1906 शिमला शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। उन्होंने मांग की कि मुसलमानों को विधान सभाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए और सरकारी नौकरियों में बिना प्रतियोगिता परीक्षा के केवल वफादारी के आधार पर सीधी भर्ती दी जाए। लॉर्ड मिंटो ने इन मांगों का सहर्ष स्वागत किया और बढ़ावा दिया। 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना। आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के प्रयासों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाना और मुस्लिम युवाओं को कांग्रेस से दूर रखना था। 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की मांग को मानते हुए मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, पृथक निर्वाचन कानूनन जो है लागू कर दिया। इसने भारत के विभाजन की पहली कानूनी नींव रखी। इसी के विरोध में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। 1915 कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ। 1916 लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीतिक भूल करते हुए मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन और सीटों के आरक्षण की मांग को स्वीकार कर लिया। हालांकि इस समझौते से दोनों दल कुछ समय के लिए करीब आए, लेकिन कांग्रेस ने अनजाने में इस बात को मान्यता दे दी कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित अलग अलग हैं। 1920 से 22 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन होता है। गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन आंदोलन का आधार खिलाफत का मुद्दा धार्मिक था, इसलिए आंदोलन खत्म होते ही यह एकता बिखर गई। वहीं 1920 का दशक दंगे और कट्टरता, देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने शुद्धि और संगठन आंदोलन चलाया, जिसके जवाब में मुसलमानों ने तंजीम और तबलीग आंदोलन शुरू किया। इसका असर कांग्रेस के भीतर भी पड़ा। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे नेता हिंदू महासभा की तरफ झुके। वहीं अली बंधु, मोहम्मद अली, शौकत अली, जो पहले कट्टर कांग्रेसी थे, कांग्रेस पर हिंदू राज स्थापित करने का आरोप लगाकर अलग हो गए। 1928 नेहरू रिपोर्ट का विरोध। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट मुस्लिम लीग और सिख लीग ने कड़ा विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके जवाब में अपनी 14 सूत्रीय मांग पेश की, जिसमें मुसलमानों के लिए अत्यंत आरक्षण की मांग थी। यहाँ कांग्रेस ने लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानकर बातचीत करने की भूल की, जिससे धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम नेताओं की स्थिति कमजोर हो गई। 1930 से 34 सविनय अवज्ञा आंदोलन मुसलमानों की भागीदारी के खिलाफ। आंदोलन के मुकाबले
बहुत कम रही। लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जहां अनुपस्थित रही, वहीं सांप्रदायिक नेताओं ने तीनों सम्मेलन में भाग लेकर ब्रिटिश सरकार से सौदेबाजी की। 1932 सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके तहत जिन्ना की लगभग सभी 14 सूत्रीय मांगों को स्वीकार कर लिया गया। 1937 के बाद सांप्रदायिकता का उग्र एवं फांसीवाद चरण। 1937 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। इस हार से बौखलाकर जिन्ना और लीग ने अपनी राजनीति की तरीका पूरी तरह बदल दिया। अल्पसंख्यक से अलग राष्ट्र का दावा। अब तक लीग केवल अल्पसंख्यक अधिकारों और आरक्षण की मांग कर रही थी, लेकिन 1937 के बाद उसने मुसलमानों को एक अल्पसंख्यक समुदाय के बजाय एक अलग राष्ट्र नेशन के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। 1930 के दशक में कैम्ब्रिज के एक छात्र चौधरी राहत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द और अलग देश की रूपरेखा दी थी, और कवि मोहम्मद इकबाल ने भी इसका प्रचार किया था। नोट 1930 के दशक में कैम्ब्रिज के एक छात्र चौधरी रहमत ने पहले पाकिस्तान और सेम बात लिखी है। जन आंदोलन का हिंसक रूप। अब सांप्रदायिकता का स्वरूप नरमपंथी नहीं रहा। लीग ने शहरी निम्न मध्य वर्ग अपने जाल में फंसाने के लिए भय और नफरत, फियर और हैट्रेड की राजनीति शुरू की। जे.एल. सुलेरी और फजलुल हक जैसे नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया। अब उनके भाषणों में जिहाद, कुचले जाने का डर और हिंसा जैसे शब्द आम हो गए। जिन्ना की असंभावित मांग। 1937 से 1939 जिन्ना ने कांग्रेस से समझौते की सभी संभावनाएं यह कहकर खत्म कर दी कि कांग्रेस पहले खुद को केवल हिंदुओं का संगठन घोषित करे, मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एकमात्र संस्था माने। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर पार्टी थी, इसलिए वह इस मांग को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। 24 मार्च 1940 ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें साफ कहा गया कि भारत में कोई भी संवैधानिक योजना तब तक सफल और मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगी जब तक वह इस सिद्धांत पर आधारित न हो कि भौगोलिक रूप से सटे हुए प्रांतों को आवश्यकता अनुसार इस प्रकार पुनर्गठित किया जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, जैसे भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र, उन्हें मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, जिसके सभी प्रांत पूरी तरह स्वायत्त, ऑटोनमस और संप्रभु सोवरेन होंगे। इस प्रकार जो सांप्रदायिकता 1870 के दशक में केवल नौकरियों में हिस्सेदारी के रूप में शुरू हुई थी, वह 1940 आते आते देश के बंटवारे विभाजन की जिद बन चुकी थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की चाल। ब्रिटिश पॉलिसी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटिश सरकार की हालत बहुत खराब थी। उन्हें युद्ध में भारतीयों के सक्रिय सहयोग, एक्टिव सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने भारतीयों को एक लालच दिया, लेकिन साथ ही एक खतरनाक खेल भी खेला। संविधान सभा का भरोसा। अंग्रेजों ने आश्वासन दिया जैसे ही युद्ध खत्म होगा भारतीयों की एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जिसमें भारत का एक नया संविधान लिखा जाएगा। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, अपीजमेंट की नीति। भारतीयों को एकजुट होने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति और तेज कर दिया। उन्होंने मुस्लिम लीग और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को यह भरोसा दिलाया कि ब्रिटिश सरकार भारत में किसी भी सरकार या संविधान को मान्यता नहीं देगी जिसमें देश के सभी महत्वपूर्ण संप्रदाय, विशेषकर मुस्लिम लीग की सहमति शामिल न हो। लीग को मिला वीटो पावर, साइलेंट अप्रूवल। अंग्रेजों के इस वादे ने एक तरह से मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी को अपनी मौन साइलेंट मंजूरी दे दी। जिन्ना को समझ आ गया कि अगर वे किसी भी योजना को मना कर देंगे तो अंग्रेज उसे पास नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग की रणनीति और पाकिस्तान का निर्माण। मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए इस विशेष अधिकार वीटो पावर भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने इसके बाद आने वाले हर ब्रिटिश प्रस्ताव में केवल एक ही चीज़ खोजी, अलग पाकिस्तान। हर अवसर का फायदा उठाया। मुस्लिम लीग ने नीचे दिए गए सभी ब्रिटिश प्रस्तावों, सम्मेलनों में अलग पाकिस्तान के गठन की संभावना को तलाशा और अगर उसमें पाकिस्तान नहीं मिला तो उसे खारिज कर दिया। जैसे अगस्त प्रस्ताव, ऑफर 1940, क्रिप्स प्रस्ताव, इसको भी खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन में भी नहीं मिला 1942।
शिमला सम्मेलन होता है 1945 में भी नहीं, कैबिनेट मिशन इसको भी खारिज कर दिया, ठीक है। 1946 अंतिम परिणाम क्या होता है? 1947 मुस्लिम लीग अपनी इस जिद और अंग्रेजों के गुप्त समर्थन के कारण अंततः सफल रही। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और देश के सभी मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक नए स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान का गठन हुआ। इसमें मुख्य रूप से ये क्षेत्र शामिल थे कौन? पश्चिमी भाग यानी पंजाब का पश्चिमी भाग, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बंगाल का पूर्वी भाग, ठीक है। तो उस दौर के महान नेताओं के प्रमुख विचार क्या क्या थे इस पर वो देख लेते हैं। तो इस ऐतिहासिक घटनाक्रम और सांप्रदायिकता का उस समय के प्रमुख नेताओं के विचार इतिहास में पूरी सच्चाई को बयां करते हैं। महात्मा गांधी का विचार है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी और बहुसंख्यक मेजोरिटी का ये सवाल पूरी तरह ब्रिटिश सरकार की उपज पैदावार है, जिसे जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे ये सारे कृत्रिम विवाद अपने आप गायब हो जाएंगे। गांधी जी का मानना था कि हिंदू मुस्लिम के बीच यह राजनीतिक दूरी सिर्फ अंग्रेजों के कारण है। मौलाना मोहम्मद अली का विचार, हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं, वी डिवाइड दे रूल, यह फुट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति एक बहुत ही सटीक और सीधा कटाक्ष था। पाकिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास के पुस्तक से लिया गया कि 1940 के बाद दिन के उजाले की तरह यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि भारत के मुसलमानों की मंजिल न तो किसी हिंदू राष्ट्र के अधीन दूसरे दर्जे सेकेंड क्लास की नागरिकता पाना है और न ही किसी बहुराष्ट्रीय भारत में कोई संदिग्ध हिस्सेदारी करना है। उनका अंतिम लक्ष्य केवल एक था, अपनी एक पृथक मातृभूमि के साथ एक पृथक संप्रभु राष्ट्र अलग पाकिस्तान। वहीं आगा खां का विचार था कि एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का वैचारिक जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसरों में हुआ था। आगा खां का मानना था कि अलग देश की मांग बौद्धिक और राजनीतिक नींव अलीगढ़ के पढ़े लिखे मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने ही तैयार की थी, ठीक है। तो ये डिस्कशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, ठीक है।